Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. Today we will do the role of the Constitution and the need for laws, civics chapter first. In the previous class, we have discussed the half chapter. Now we will study the second portion of this chapter. We have studied in the previous class what is Constitution. A Constitution is the body of the rules, laws, principle on the basis of which स्टेट और कंट्रीज़ गवर्न. इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, कुछ लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, जिसके बेसिस पे हम कंट्री को या स्टेट को गवर्न करते हैं. ठीक है. इट इंक्लूड्स ऑल द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच लॉज आर फॉर्मेड. इसमें सभी प्रिंसिपल्स आते हैं जिसके बेस पे लॉज की फॉर्मुलेशन की जाती है, लॉज को बनाया जाता है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा लैंड का लॉ माना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. ठीक है. एंड इट वॉज मेड बाय या रेटिफाइड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है. ये किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया था 1949 में. ठीक है. एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन, कब बना के तैयार किया था, इसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950. ठीक है. 26 जनवरी 1950 के इसे लागू किया गया था. ठीक है. इसीलिए 26 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. ठीक है. नेशनल फ्लैग को होस्टिंग करते हैं न्यू दिल्ली में. ठीक है. एट दैट टाइम द आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. उस टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. और लेकिन एट प्रेजेंट, आज के टाइम में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 98 अमेंडमेंट. अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस मेक करते हैं, मतलब कुछ रूल्स में, कुछ लॉज में चेंजेस बनाते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट. ओके. नेक्स्ट कम्स दी वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट से, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल सिस्टम की फंडामेंटल नेचर बताता है, किस तरह का सिस्टम है पॉलिटिकली. ठीक है. इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, इट इंडियन यूनियन टू बी सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है. सेकुलर, रिलीजन फ्री कंट्री है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं है, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट दी जाती है. हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियंस को, पारसीस को, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक में क्या होता है? जिसमें खुद क्या कहते हैं, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, इलेक्टेड हेड को चुनते हैं थ्रू, ठीक है, इलेक्शंस में, थ्रू वोटिंग के थ्रू. ठीक है. इसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और रिपब्लिक क्या होता है? जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और इलेक्टेड लीडर होता है. ठीक है. गवर्नमेंट को खुद क्या कहते हैं? चुना जाता है पीपल के थ्रू, और उनमें जो उनका हेड होता है वो उसमें कंट्रोल करता है. ठीक है. इसीलिए रिपब्लिकन फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इन विच देयर इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर. ठीक है. ये डिफाइन क्या करती है? फंडामेंटल नेचर बताती है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, ईच सिटीजन ऑफ द इंडिया इज़ ग्रांटेड जस्टिस. उन्हें जस्टिस, न्याय भी प्रोवाइड किया जाता है, इक्वलिटी, उनकी सभी को इक्वली ट्रीटमेंट दी जाती है, लिबर्टी, फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, और प्रमोट्स फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या होती है? ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना उनके अंदर प्रमोट की जाती है. हाँ जी. नेक्स्ट सी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करते हैं? पावर्स या फंक्शन बताते हैं गवर्नमेंट के. मेनली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉज की फॉर्मुलेशन करता है. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, जो लॉज को लागू करवाता है. जुडिशरी क्या होता है? जो जस्टिस प्रोवाइड करता है. ठीक है. और इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो इनके बीच में पूरा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है. भाई ये प्रॉपरली एक दूसरे की वर्किंग पे चेक रखता है. उस चीज़ को क्या कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और
अगर कोई मिसयूज़ करता है अपनी पावर पे तो उसको पूरा सेफगार्ड रखता है, पूरा चेक रखता है, ठीक है। हाँ जी, इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। गवर्नमेंट और पीपल के बीच में भी रिलेशनशिप रेगुलेट करता है। मतलब गवर्नमेंट जो भी कोई लॉज या फॉर्मूले पॉलिसी बनाएंगी पीपल के वेलफेयर के लिए बनाएंगी, ठीक है। ये भी इनका किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है भी। गवर्नमेंट पीपल के वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा है, अगर अगेंस्ट होगा तो गवर्नमेंट पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इसी तरह पीपल ने भी जो अपने काम करने वो गवर्नमेंट के लॉज के अंडर करने हैं, ठीक है। अगर उसके बाहर जाएगा तो पीपल के अगेंस्ट भी एक्शन लेगा। वो भी इसमें कौन रिलेशनशिप मेंटेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन ऑफ द, ये ड्यूटीज़ और राइट्स सिटीजन्स के ले डाउन करता है, क्या उनके अधिकार हैं, ठीक है, क्या उनके कर्तव्य हैं। अगर ये सभी किसका काम है, गवर्नमेंट, किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब इनके राइट्स को डिटर्मिन करना और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन दे आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मेक्स द स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये राइट्स किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वीकर सेक्शन, जैसे हमारे कोई लोअर कम्युनिटी, दलित कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट, उनके इच्छाओं को फुलफ़िल करती हैं, ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन फुलफ़िल करती हैं। हाँ जी, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द नीड फॉर द वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ द नीड फॉर लॉज इन लाइफ। हमारी लाइफ में लॉज की नीड क्यों है, ठीक है। लॉज आर द इंटेग्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ए लॉलेस स्टेट, जिसमें कोई लॉज नहीं होते तो उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड, काफ़ी ग्राउंड्स बन चुके हैं। एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की डिफरेंट क्या कहते हैं होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड सोशल इविल, कई तरह की सोशल इविल्स भी क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। विद लव, इसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, जो पावरफुल पीपल हैं, क्लास के पीपल हैं, ऑप्रेस, अपना कंट्रोल मेंटेन करना स्टार्ट कर जाते हैं वीकर सेक्शन पे, विदाउट बीइंग पनिश फॉर द, उन्हें कोई डर नहीं होता भी उनके अगेंस्ट उन्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये कब होता है, जब किसी स्टेट में लॉज नहीं होते, लॉज होते हैं या प्रॉपरली इसे इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। इसलिए हमें अगर उन्हें प्रोटेक्ट करना है और ओवरऑल सेफ्टी चाहते हैं, वेलफेयर, लोगों की खुशहाली चाहते हैं, तो लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कुछ ऐसे सोशल इविल्स हैं जैसे डाउरी, दहेज की प्रॉब्लम, फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम है, चाइल्ड लेबर है, ठीक है, काफ़ी देर से एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए लॉज की इम्पॉर्टेंट रोल है इन्हें कर्बिंग करने के लिए। कर्बिंग मतलब इन सभी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हम देखते हैं इसमें कुछ केस स्टडी हैं। पहले डॉरी, डॉरी क्या होता है, डॉरी हिंदी या पंजाबी में आप कह सकते हो दहेज की प्रॉब्लम, दहेज प्रथा, ठीक है। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द गिविंग गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी, मनी टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली बाय द ब्राइड फैमिली। जब हम किसी की एट द टाइम ऑफ वेडिंग, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं या मनी या क्या कहते हैं, ग्रूम मतलब दूल्हा या दूल्हे की फैमिली को, बाय द ब्राइड, दुल्हन और उसकी फैमिली के एट द टाइम ऑफ वेडिंग, उस प्रथा को क्या कहते हैं, डॉरी, ठीक है। और 4th century डॉरीज हैज़ बिन रिमेन्ड ए कॉमन प्रैक्टिस इंडियन सोसाइटी में और इंडियन मैरिज में। क्या कहते हैं, डॉरी काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है। आज के टाइम में भी कुछ हैं लेकिन अभी कुछ हद तक कंट्रोल हो चुकी है। मोर देन नॉट द इनएबिलिटी ऑफ द ब्राइड्स फैमिली, क्योंकि ब्राइड्स की फैमिली इतनी उनके अंदर इतनी मतलब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो डिमांड और डॉरी को फुलफ़िल नहीं कर सकती, जिससे क्या कहते हैं जो ब्राइड्स हैं, दुल्हन को फिज़िकली भी और मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली के थ्रू, ठीक है। एट द टाइम दिस प्रैक्टिस इवन कॉज दी, इससे क्या होता है उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है और क्या कहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं मेंटली भी वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उन्होंने एक पास किया था 1961 में, ठीक है। द एक्ट बैंड द प्रैक्टिस ऑफ, उन्होंने एक्ट से क्या किया, बैन लगा दिया था, ठीक है। ना ही कोई डॉरी देगा, ना ही डॉरी कोई रिसीव करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पीपल कोर्ट गिविंग और एक्सेप्टिंग डॉरी, अगर कोई पीपल डॉरी लेता या पाता पकड़ा गया, ही कुड बी फाइन, उसे फ़ाइन लगाया जाएगा,
ठीक है, और इम्प्रिजन, उसे जेल में डाला जाएगा फॉर 5 years, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फीमेल फिट। ड्यू टू द प्रिवेलेंस ऑफ द डॉरी की प्रैक्टिस के कारण इंडियन सोसाइटी में डॉटर हैव बिन कम टू बी व्यूड एज द फाइनेंशियल बर्डन, और डॉटर्स को मानते थे फाइनेंशियली बर्डन मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर उनकी मैरिज के टाइम उन्हें गिफ्ट्स, मनी, ठीक है, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, डॉरी देनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें दे आर कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंशियल बर्डन बाय देयर पेरेंट्स in many parts of the India. This has encouraged the unlawful practices like a female feticide and infanticide. इससे एक दो नई प्रॉब्लम्स इंडियन सोसाइटी में खड़ी हो गई थी, फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड। पहले देखते हैं फीमेल फिटिसाइड क्या होता है। इज़ द किलिंग ऑफ द फीमेल फिटिस इन द मदर्स होम, किसी फीमेल फिटिस को, मतलब फीमेल चाइल्ड को उसकी मदर की कोख में मारना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, मदर की वूम या कोख में मारना, डेट इज़ नोन एज फीमेल फिटिसाइड। और इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इन्फेंटिसाइड इज़ द किलिंग ऑफ द न्यू बोर्न फीमेल चाइल्ड, अगर किसी न्यू बोर्न फीमेल चाइल्ड को मारना, ठीक है, जब बर्थ हो जाता चाइल्ड किसी गर्ल चाइल्ड का, उसके बाद उसे मारना, दैट इज़ नोन एज इन्फेंटिसाइड, ठीक है। और इंडिया में कुछ ऐसी हाईएस्ट इंसिडेंट हुए हैं फीमेल फिटिसाइड के सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। और एक सेंसस रिपोर्ट क्या होती है, हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस ओवरऑल रिपोर्ट स्टडी की जाती है, और इसके अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स हैज़ डिक्लाइन, सबसे डिक्लाइनिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। ये क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो की क्या कहते हैं, डाउन होना स्टार्ट हुआ। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होती है, द नंबर ऑफ द फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल, कितनी फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के पीछे, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेक्स रेशो, ठीक है। ऑफ द कंट्री कितना डिक्लाइन हुआ है, 78.83 मिलियन इन 2001 टू 75.84 मिलियन इन 2011, 3% का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और हरियाणा इन द इज़ द लॉस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, दैट इज़ 830। हरियाणा एक ऐसा इंडियन स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो, मतलब सबसे कम है, उसकी क्या वैल्यू है, 830, ठीक है। नीचे यहाँ पे टेबल शो किया गया, चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6 ईयर्स की एज में कितनी थी, 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और 2011 में क्या है, 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 13 नंबर इंक्रीज़ हो चुका है गर्ल्स का, ठीक है, फीमेल्स का। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 0 to 6 ईयर कितने, 78.83 मिलियन टू 2001 में, और 2011 में कितना, 75.84 मिलियन, 3% का डिक्लाइन है, ठीक है। और टू पुट एन एंड टू दिस फीमेल फिटिसाइड, इस फीमेल फिटिसाइड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज़ पास की थी, एक्ट पास किया था, प्री कंसेप्शन एंड पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। प्री कंसेप्शन या पेरेंटल डायग्नो में अगर कोई पेरेंट्स क्या कहते हैं, 1994 में पास किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई पेरेंट्स अपने चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाएगा बिफोर बर्थ, वेदर इट इज़ ए मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ही विल बी पनिश, उसे स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज। ऑल लॉज ड्राइव देयर लेजिटिमेसी और अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी लॉज, सभी लॉज अपनी लेजिटिमेसी या अथॉरिटी किससे डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एवरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सभी लॉज का प्राइमरी सोर्स है। अगर किसी लॉज को अपनी लीगलेसी या अथॉरिटी गिननी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क इन विच ऑल लॉज आर मेड एंड एग्जीक्यूट। ये एक फ्रेमवर्क, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें सारे लॉज को बनाया जाता है और उसके बाद एग्जीक्यूट, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है।
एनी लॉज दैट गोज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर कोई लॉज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, इज़ कंसिडर इंश्रेंट, ठीक है, इंश्रेंट या मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसे लॉ उसे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं डिक्लेयर करता, इंश्रेंट या वैलिड नॉट वैलिड कंसिडर करता है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया इट इज़ मेनली द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल दैट गाइड इन फ्रेमिंग ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और उसे कौन पीपल इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे राइट्स, लोगों के राइट्स को कंसिडर किया जाता है, क्या हक हैं और उनके क्या इच्छाएं हैं लोगों की, ठीक है। यही हेल्प करती है न्यू लॉज की फॉर्मुलेशन में। अगर ये नहीं होंगे तो लॉज की फॉर्मुलेशन करना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज। नेक्स्ट इज़ द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड, इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स द लॉज ऑफ द कंट्री आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन। जो सभी लॉज हैं सबके ऊपर बाइंड है, सबके ऊपर ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, सब लॉज के अंडर हैं, सब इक्वली ट्रीट किए जा सकते हैं। लॉज से कोई किसी के लिए लॉ बड़ा नहीं, किसी के लिए कोई छोटा नहीं। नो वन इज़ नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ अबव द लॉ। कोई भी, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर ना ही प्रेजिडेंट, कोई लॉ क्या कहते हैं, लॉ से बड़ा नहीं, सभी लॉज के अंडर वर्क करते हैं। द रूल ऑफ लॉ इंश्योर दैट द कंट्री इज़ नॉट गवर्नड बाय द पोलिटिकल। कोई भी, सभी ये इंश्योर करते हैं कंट्री में कोई पॉलिटिकल लीडर के अंडर कोई वर्क नहीं करता, बट इट इज़ कंट्रीज गवर्नड बाय द लॉ। कंट्री को कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कंट्रोल करेगा, सिर्फ लॉज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। ये सभी उसके राइट्स को, हक को प्रोटेक्ट करते हैं और उन राइट्स पे लिमिटेशंस लगाते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। कि गवर्नमेंट अपने राइट्स के बाहर कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है, और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। दस द रूल ऑफ लॉ इज़ दस सेंट्रल टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग स्मूथन चाहते हैं, मतलब अच्छी चाहते हैं, तो रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट है लॉ एंड डिसेंट। लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोगों की इच्छाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पीपल क्या कहते हैं, कंपेल किया जाता है और लॉज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उन्हें, अगर उनको लगता है उनकी फ्रीडम को डेंजर पड़ रहा है, तो वो लॉज के अगेंस्ट भी जाते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, और उनकी तो क्या कहते हैं, लॉज की फॉर्मुलेशन उस अकॉर्डिंग की जाती है। व्हेन द पीपल स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है, अगर पीपल लॉज के अगेंस्ट डिसएग्री करते हैं, लॉज को नहीं मानते या कोई गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जाते हैं और अपनी वॉइस रेज करते हैं, उस डिसएग्रीमेंट को क्या कहते हैं, डिसेंट, ठीक है। डिसेंट अलाउज इस, ये क्या अलाउ करता है, पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। और क्या, इट इनेबल्स देम टू चैलेंज एनी लॉ और पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय, किसी भी गवर्नमेंट की लॉज या पॉलिसी को चैलेंज करने में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को एक्टिवली कहता है भी गवर्नमेंट चैलेंज कर सकता है लॉ को भी और पॉलिसी को। डेट रन्स टू द काउंटर टू द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट चलती हैं। अपहेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ने गवर्नमेंट को अपहेल्ड किया होता है उसके अगेंस्ट चलती हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं। इन इंडिया देयर हैज़ बिन मैनी इंस्टांसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पीपल प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दी, पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, जो पीपल प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट चल रही हैं लॉज के, ठीक है, जो उनकी दैट हैव थ्रेटन मतलब पब्लिक अगेंस्ट वेलफेयर के अगेंस्ट है, ठीक है। लेटस यहाँ पे 2 सच मूवमेंट्स हैं, साल्ट सत्याग्रह और एंटी लीकर कैंपेन। फर्स्ट सी साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह में क्या था, एक दांडी मार्च थी, एक मतलब जो ब्रिटिशर्स ने साल्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए थे, ठीक है, इंडियंस के ऊपर, उसके अगेंस्ट क्या मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडियंस ने, और इस मूवमेंट के मेनली हेड कौन थे, महात्मा गांधी जी। और इन्होंने 1930 में स्टार्ट की थी एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी ऑप्रेसिव साल्ट लॉज। मतलब काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग साल्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडिया, प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी।
ठीक है। द साल्ट लॉज मेड द मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द साल्ट एज ए मोनोपोली ऑफ द। इसने क्या किया था, मैन्युफैक्चर जो साल्ट की प्रोडक्शन करते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनकी मोनोपोली, एक सिर्फ उन्हें एक सिंगल सेलर बना दिया था ब्रिटिशर्स को। मतलब इंडियंस का कोई बीच में राइट नहीं था साल्ट की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में। दिस हीट द कॉमन पीपल ऑफ द इंडियन। इससे क्या हुआ, कॉमन सोसाइटी की जो इंडियन कॉमन पीपल थे उनकी वेलफेयर में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है। और दे वुड डिफ़िकल्ट टू बाय एसेंशियल कॉमोडिटीज़ लाइक साल्ट। उनके लिए डिफ़िकल्टी मतलब पैदा हो गई थी ताकि वो कोई एसेंशियल कॉमोडिटी साल्ट को नहीं परचेज़ कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। फिर ऑन 12 मार्च फिर गांधी जी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी। 12 मार्च 1930 गांधी जी लॉन्ग विद हिज 78 अदर फॉलोअर्स, गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर मतलब उनके जो उनके साथी थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट की एंड मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। साबरमती आश्रम था जो अहमदाबाद में गुजरात में, टू द कोस्टल विलेज एट ऑफ डांडी। कोस्टल विलेज मतलब जो सी के पास एक विलेज था, डांडी में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। ऑन 6 अप्रैल 1930 ही पिक्ड अप द हैंडफुल ऑफ द साल्ट। उन्होंने एक मुट्ठी भरी साल्ट की, ठीक है, एंड सिम्बॉलिकली ब्रेक डाउन ऑल द साल्ट। उन्होंने साल्ट के सभी लॉज जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है। गांधीजीज मतलब जो डिसएग्रीमेंट था ये साल्ट लॉ से, इस फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। इस जो ब्रिटिशर्स की फ्रीडम मूवमेंट थी उससे उनको स्ट्रेंथ मिली और हेल्प द इंडियंस टू विन इट्स। इससे क्या हुआ, इंडियन को फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया को फ्रीडम गेन करने में काफ़ी हेल्प हुई थी। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट है एंटी लिक्वर एजिटेशन। लिक्वर क्या होता है, अल्कोहल, जो हम ड्रिंक्स, शराब। ठीक है। एजिटेशन ये भी एक एंटी लिक्वर कैंपेन या एजिटेशन थी। अल्कोहलिज्म और द एडिक्शन टू द अल्कोहल बेवरेजेस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजिंग फेसिंग द इंडिया टुडे। ठीक है। अल्कोहल पीना या उसके जो बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स, बेवरेजेस क्या होती है, ड्रिंक्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो इंडिया की सोसाइटी अभी भी फेस कर रही है। ठीक है। अल्कोहलिज्म टेक्स टेरिबल टोल ऑन द सोसाइटी, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी पे काफ़ी बड़ा असर डाला है इन्होंने। ठीक है। और ये काफ़ी टैक्स भी गेन करती है। ठीक है। इट नॉट ओनली इफेक्ट्स द मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द विक्टिम। इससे क्या कहते हैं, फिजिकली भी लोग उनकी फिजिकल कंडीशंस पे भी इफेक्ट पड़ता है और मेंटल कंडीशन पे, बट ऑल्सो इफेक्ट्स द एंटायर फैमिली। फैमिली पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो फैमिली भी डिस्टर्ब, फैमिली की कंडीशन भी ओवरऑल डिस्टर्ब होती है। ठीक है। इसलिए अल्कोहल एडिक्शन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेट्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई घर की कोई काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी अल्कोहल की एडिक्शन, मतलब अल्कोहल पीना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अल्कोहल को क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए भी कुछ एजिटेशन कैंपेन मूवमेंट्स भी स्टार्ट की गई थी। टू एड्रेस दिस सोशल इविल, इस सोशल इविल को एड्रेस करने के लिए कुछ एंटी लिक्वर मूवमेंट्स, मतलब इसके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट की गई थी। हैव बीन स्टार्टेड इन द इंडियन इन पोस्टल इंडिपेंडेंस पीरियड। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई 1947, इसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। वन ऑफ द फर्स्ट सच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1991 में एक मूवमेंट ये स्टार्ट की गई थी। ग्रुप ऑफ वीमेन फ्रॉम नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। नेल्लोर सिटी था, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से ये ग्रुप ऑफ वीमेन ने एक एंटी लिक्वर मूवमेंट स्टार्ट की थी, लेड बाय वुमेन नोन एज, उनका नेम क्या था, दुबगंता रोसाना। दुबगंता रोसामा उनका लीडर थे इस मूवमेंट की, एंटी लिक्वर मूवमेंट की। इस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया था, इट्स sought to persuade the state government to shut down the local liquor shop। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को और मतलब रिक्वेस्ट से ऑर्डर किया था भी सभी अपनी शट डाउन, बंद करें लिक्वर शॉप्स, ड्रिंक्स की, अल्कोहल की शॉप्स को बंद करनी है अपनी इस डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। द गवर्नमेंट वॉज रिलक्टेंट एज द सेल ऑफ द लिक्वर वॉज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू और द इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिलक्टेंट थी, मतलब उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया
क्यों? क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि उन्हें लिक्वर की सेल से, लिक्वर बेचने से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और इनकम गेन होती, क्योंकि इस पे हैवी टैक्सेस लगते थे जिससे गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन होती थी और उन्हें वेलफेयर, गवर्नमेंट का काफ़ी वेलफेयर होता था। हाउएवर द एंटी लिक्विड मूवमेंट कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी जब नो डाउट एंटी लिक्विड मूवमेंट को इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में एंटी लिक्विड मूवमेंट ने धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट कर ली और इवेंचुअली कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू बैन द प्रोडक्शन ऑफ एंड द सेल ऑफ द सम वेराइटीज़ ऑफ द अल्कोहल इन 1993। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रेंथ गेन की और उन्होंने गवर्नमेंट को कंपेल, मजबूर किया भी वो सेल, इस चीज़ पे सेल पे बैन लगाएं, ठीक है, बेचने पे बैन लगाएं, प्रोडक्शन पे बैन लगाएं अल्कोहल की, सम वेराइटीज़ ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, शॉप्स के थ्रू 1993। डिस्पाइट द ह्यूज लॉस इन रेवेन्यू, इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, टैक्सेस पे और इनकम में काफ़ी लॉस हुआ। एंड कंप्लीट प्रोहिबिशन वाज, स्टेट वाइड बैन वाज ऑन ऑल अल्कोहल बेवरेजेस वाज इम्पोज्ड इन 1995। इससे क्या कहते हैं, सभी अल्कोहल की बेवरेजेस पे, जो ड्रिंक्स पे कम्प्लीटली स्टेट वाइज बैन लग गया 1995 पे, जिससे क्या कहते हैं सारी अल्कोहल बेवरेजेस की शॉप पे टोटली बंद हो गई, ठीक है। एंड द बैन वाज पार्शली रिलैक्सड इन 1997, लेकिन फिर ये बैन को थोड़ा सा रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को रेवेन्यू में काफ़ी लॉस हो गया, इसलिए उन्होंने ये बैन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ठीक है। इसलिए अभी भी ये मूवमेंट चल रही है, लेकिन पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफ़ी इससे लॉस हो रहा है, इसलिए कुछ हद तक ये मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू है। ओके, विद दिस वी हैव completed this chapter, so kindly read this chapter thoroughly. I will also share with you the question answers and book exercise that you have to complete on your notebook and textbook. Thank you and have a nice day.